साहित्य के खास करके उपन्यास के पाठकों को मेरा रमेश मीना का सादर नमस्कार। हम उपन्यासों की श्रृंखला में उपन्यासों में आदिवासी भारत को पढ़ सुन देख रहे हैं। अब तक आप सहराना, अमृत संतान, पठार पर कोहरा, जंगल का दावेदार और धूनी तपेदीर से सुन चुके हैं। हम लगभग भारत के रहने वाले अलग अलग प्रदेशों में आदिवासी किन सामाजिक परंपराओं, संस्कृतियों में जीवन गुजर बसर करते हैं बखूबी परिचित हो रहे हैं। अब आप सीधे पूर्वोत्तर में जाएंगे और मिजो जनजाति न केवल मिजो जनजाति से परिचित होंगे, बल्कि अक्सर ये सवाल उठता है कि जिस प्रदेश में फौज लंबे समय तक रहती हो, उस प्रदेश का हाल क्या होता है, या उन आदिवासियों का जनजीवन किस तरह से बेतरतीब होता है, इससे रूबरू होने वाले हैं। फौज जिस क्षेत्र में रहती हो, उस प्रदेश की जीवंत वर्णन यहाँ आप सुनने को मिलेगा। आदिवासी और फौज का संबंध कैसा है, मिजो पूर्वोत्तर के राज्य के नागरिक फौजी साए में किस तरह से जीते हैं, वाई क्या होता है, क्या वाई और दिकु एक ही है। जहाँ बांस फूलते हैं श्री प्रकाश मिश्र का यह उपन्यास सन 2011 में आया था। उसके ठीक 2 साल बाद उपन्यासों में आदिवासी भारत लिखा जा रहा था। उसी समय इस उपन्यास का आना ये साबित करता है कि ये एक नवीनतम रचना थी। तो हम गुजरते हैं मिजोरम के मिजो आदिवासियों से, जो सामान्य जीवन नहीं जीते। आदिवासियों की खासियत रही है कि वे संघर्षरत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपने ही देश की फौज से उनका आमना सामना होता है। जंगल के दावेदार से इसकी तुलना इस अर्थ में की जा सकती है कि जंगल के दावेदार का बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होता है, बिगुल बजाता है, आज़ादी का बिगुल बजाता है। लेकिन यहाँ आज़ादी के बाद फौज के साए में कैसे जीते हैं मिजो, तो गुजरते हैं। शीर्षक है फौज बनाम लोकतंत्र। पूर्वोत्तर के प्रदेश शेष भारत से अलग अस्मिता रखते हैं। ऐसा ही अलग थलग प्रदेश है मिजोरम। मिजो लोग वहाँ काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को वाई कहते हैं। वे उनसे बचकर रहना चाहते हैं। मिजो में भारतीयों के प्रति मैत्री भाव नहीं है। क्यों नहीं है, ये सवाल उठता है, पाठकों के मन में भी उठना चाहिए। मिजो आदिवासी ईसाई बहुल राज्य के बतौर अपनी पहचान रखता है। यहाँ के आदिम जनों के संकट, अस्मिता और संस्कृति काफ़ी भिन्न है। वे झूम खेती, हेड हंटिंग वो प्राचीन परंपरा में विश्वास करते हैं, तो कई तरह से उनमें धीरे धीरे बदलाव भी देखने को मिल रहा है। स्त्री पुरुष संबंधों में ठेठ स्थानीयता के दर्शन होते हैं। फौजी शासन में उनके साथ किस तरह के क्रूर व्यवहार होते हैं, इसे नज़दीक से जानने पहचानने के लिए श्री प्रकाश मिश्र का उपन्यास जहाँ बांस फूलते हैं, जो 2011 में आता है, को पढ़ा जाना चाहिए। मिजो और वाई के संबंध पर एक प्रामाणिक रचना कहा जा सकता है।
यहाँ वाई किसे कहा गया है पूरा विस्तार से बताया जाएगा, आप सुनते रहिए। और ये 7वां 8वां उपन्यास है, अभी 3-4 उपन्यास और आने हैं। इस तरह से अब 12 उपन्यासों से मुखातिब होने वाले हैं। उपन्यासों में आदिवासी भारत में, इसलिए आपको चाहिए कि इन वीडियो को आप अपने साथियों, जिज्ञासु पाठकों को तक पहुंचाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, ताकि वो शोधार्थी जो आदिवासी संस्कृति और समाज पर सामाजिक दृष्टि से या साहित्यिक दृष्टि से या ऐतिहासिक दृष्टि से काम करना चाहते हैं, उन तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। मिजो संस्कृति से परिचय देने वाली रचना में पात्रों की भरमार है। मिजो समाज, संस्कृति और विद्रोह के केंद्र में कोई एक पात्र नहीं है। इन अनेक पात्रों के जमघट में कोई एक केंद्र बन भी नहीं सका है। कोई 2 दर्जन पात्र है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। कुछ ठेठ मिजो शब्द अर्थ सहित बताए गए हैं, जैसे कपू, कपू यानी श्रीमान, वाई, वाई यानी बाहरी। जिस तरह से अन्य उपन्यासों में या झारखंड में ने दिखू कहा जाता है, मिजो में उन्हें वाई कहते हैं। आप वाई और दिखू का मतलब समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप जारी रखिए। कुछ ठेठ मिजो शब्द अर्थ सहित उपन्यास में बताए गए हैं। ये उपन्यासकार ने दूर दराज के पाठकों के लिए सहूलियत दी है। एडनी, एडनी यानी क्या? इस तरह से शब्द जो अप्रचलित है, बस गति, भोमड़, निहुर आदि भी है। रचना में मिजो समाज सेना के आतंक के बावजूद अपनी पारंपरिक छवि के साथ ईसाई धर्म निभाते हुए बदलाव से गुजरते हुए देखे जा सकते हैं। सेना के साथ मिजोवासी किस तरह से जीते हैं, इस विषय पर थोड़ा ठहर कर आते हैं। हम जानकारी लें पात्रों के बारे में। पात्रों का अधिक होना उपन्यास में विद्रोही प्रदेश के चरित्र को सामने लाता है, और फिर भी कुछ पात्र ध्यान आकर्षित करते हैं। भूचेड़ा, लाल दोला, बोई चूहाका, रोआल खुमा, ये पाठकों को बार बार सुनाई पड़ेंगे। इसे कह सकते हैं कि खास पात्र है। एक जासूस के रूप में माइकल मिजो विद्रोहियों में जगह बनाता है, तो विद्रोहियों के प्रति संवेदनशील है बांगेदर झा। मिजो में शांति भंग हो जाती है, तब माइकल का गोवा स्थानांतरण कर दिया जाता है। तब पूरा गांव उसे विदा करने के लिए आता है। विद्रोहियों में रोआल खुमा हीरो के रूप में उभर करके आता है। रोआल खुमा, ध्यान रहे नाम हिंदी वासियों के लिए थोड़ा अटपटा अनजाना सा है, पर यहाँ पर ये कथानायक रोआल खुमा। उसके आतंक से परेशान लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा है उपन्यास में, मत्स्य पालन कर जीवन यापन कर लूँगा, पर इस जिंदगी में मिजोरम वापस लौट कर नहीं आऊँगा। पेज नंबर 173। बियाक बेला प्रदेश के भविष्य, विकास, शांति को लेकर चिंतित है। रोआल खुमा विद्रोही जीवन से तंग आकर सोचता है कि वे किसकी तलाश में हैं। आप ये देखिए कि लेफ्टिनेंट विद्रोहियों से परेशान है, विद्रोही विद्रोह से परेशान है। दोनों की स्थिति समान है। रोआल खुमा विद्रोही है, कथानायक है।
वो कहता है कि मैं किसकी तलाश में हूँ। ये दर्शन से ओतप्रोत शब्द है, वहाँ के जीवन को समझने के लिए बेहद गहराई से व्यक्त करने वाला है। फौज की निगाह में जो एक बार विद्रोही हो जाता है वह हमेशा के लिए विद्रोही कहलाता है। जब वे आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन शांति भंग हो जाने से भूचेड़ा, बोई छुआका और रुआल खुमाओं को गोली मार दी जाती है। फौज तलाशी के नाम पर जो करती है वह सारे दृश्य फिल्म जैसे भले ही लगते हो, लेकिन वहाँ के आदिवासी और फौज के बीच के अंतर संबंध की विसंगति को उजागर करते हैं। और तब लगता है कि पशु और मनुष्य में क्या फर्क रह जाता है। यही बात पुई स्त्री पात्र पुरुष अत्याचार से तंग आकर कहती है कि मर्द पशु से लेश मात्र ही ऊंचा होता है। पेज नंबर 253 ये एक बहुत बड़ा मार्क, एक ऐसा निशान, ऐसा सवाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। विद्रोही हो या फौजी, जिसको जब अवसर मिलता है औरत का पशु की तरह ज़िबह करता है। माइकल और भूचेड़ा के बीच हुई गर्मागर्म बौद्धिक बहस, पादरी और रोआल खुमा में दर्शन पर गंभीरता से विचार हुए हैं। जहाँ अशांति होती है वहाँ दुख होता है, लेकिन वहीं शांति और सुख भी आता है, भले ही देर लग सकती है। मिजो विद्रोही और फौज के बीच पिस रहा है, क्या यहाँ शांति आ सकती है? यह सवाल अदर में ही लटका हुआ लगता है। मिजोवासी शांति के अभाव में उजड़ते घर, जलते गांव, मरते युवाओं को देखने के लिए अभिशप्त जो है। देश के किसी भी हिस्से में अशांति का होना देश के हित में नहीं होता है। साहित्य अंदरूनी हालत को सामने लाता है। साहित्य, ये उपन्यास उस प्रदेश के अंदरूनी हालात को बरबस सामने लाता है। वाई यानी बाहरी, यानी देखो, इस पर भी आप सुनिए। वाई की स्थिति मिजोरम में बिल्कुल ठीक नहीं है। वे वाई की उपस्थिति से भयभीत है। मिजोवासी वाई भी वहाँ से वापस लौटना चाहते हैं, सिवाय धसमाना के। धसमाना एक पात्र है। आखिर क्यों नहीं, जब ताश खेलते हुए भी वहाँ के लोग इस तरह से बोलते हों, इस बार तुम्हारे दहले को वाई की तरह दबोचूंगा बच्चू, इस बार कैसे बचोगे? पेज नंबर 182। वाई उनके जीवन में घुस चुका है, उसे बाहर निकालना मुश्किल है। फलत लोग उन्हें खेल खेल में भी बाहर देखना चाहते हैं, दबोच लेना चाहते हैं। युवा विद्रोही हो चुके हैं। वहाँ के युवा विद्रोही हो चुके हैं। वे मानते हैं कि भारत के पीछे नागालैंड और मिजोरम को लग जाना चाहिए। पेज नंबर 184, जहाँ पर बागी को लोग सुभाष चंद्र बोस और महाराणा प्रताप की तरह देखते हैं, वे भारत के लोकतंत्र को नकली मानते हैं। भूचेड़ा और माइकल के बीच हुई बहस कुछ ऐसा ही निष्कर्ष देती हुई दिखाई देती है। आर्यों का राज मंगोलों पर थोपना गलत है। फासीवाद व कम्युनिस्ट का हाइब्रिड है भारतीय लोकतंत्र। मिजो को भारत का अंग उनकी सहमति से नहीं, तभी तो हथियार उठाए हुए हैं। अगर यूं ही व्यक्ति को मारते रहोगे तो राज किस पर करोगे?
ये सवाल है जो अधर में लटका हुआ है। इस पर भारत में कोई बहस नहीं, वहाँ का कोई समाचार नहीं। मणिपुर को लेकर के हाल ही में पिछले 1 डेढ़ साल से जो हम देख सुन पा रहे हैं, जैसे कि चीन की खबर यहाँ नहीं होती, कुछ वैसे ही पूर्वोत्तर की खबर इधर नहीं लग पाती। तब युवा कहता है कि हथियार उठाए तो क्यों नहीं। अगर यूं ही व्यक्ति को मारते रहोगे तो राज किस पर करोगे। आदमी मर सकता है पर विचार नहीं। फौज के बराबर बने रहने से समाज और लोकतंत्र का रूप बिगड़ता है। इस रचना से गुजरने के बाद संवेदनशील पाठक के मन में यह सवाल अनायास उभरता है कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में लगातार सेना राज्य और जनता के कितना हित में है, इस पर बहस होनी चाहिए। भारतीय सेना बनाम मिजो यूनियन या मिजो नेशनल फ्रंट या मिजो गुरिल्ला क्यों कर सक्रिय है, क्यों विद्रोह कर रहे हैं, मिजोरम में विद्रोह क्यों नहीं थम रहा है, यह शेष भारत का सवाल होना चाहिए। भारतीय सेना की इन प्रदेशों में छवि जानने के लिए जहां बांस फूलते हैं, गहराई से रोशनी डालता है। सेना का कप्तान 5 कारीगरों के सिर काट लेता है, बदले में उनके घर वाले विद्रोहियों के साथ मिलकर कैंप को तहस नहस कर डालते हैं। सेना और विद्रोहियों में आंख मिचौली चलती रहती है। कप्तान एक भागते विद्रोही को मार गिराने के बाद सोचता है, आखिर इस अनदेखे अनजाने आदमी से उसकी क्या दुश्मनी थी। इस तरह से दोनों ही पक्ष आमने सामने होते हुए भी खुद सवाल उठाते हैं। पेज नंबर 106। गांव की अब भी गांव की जब भी तलाशी होती है तब के हाल देखिए। नगदी की लूट, जानवरों की छूट, बेगुनाहों पर बूट और युवतियों की छातियों पर मूठ। पेज नंबर 107। तलाशी के दौरान जो पसंद आ जाती उसे कैंप में बुलाया जाता है, न आने पर जमीन में गाड़ दिया जाता है। जब मिजो विद्रोहियों को अवसर मिलता है तब वे 40 के साथ कप्तान को मार गिराते हैं और उसके दिल को चीर कर कच्चा चबा जाते हैं, उसे निर्वस्त्र और शिशन विहीन कर देते हैं। क्यों? पेज नंबर 108। मिजोवासी फौज के साए में असुरक्षित, भयभीत और कभी भी गांव छोड़ दिए जाने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। ऐसे हालात फौज के साए में रहना सहज नहीं होता, इसे सभी जानते हैं। आम जन के मन में फलतः विद्रोह पनपता है। गांवों का जला दिया जाना, जहां बहन बेटियों की अस्मत को लूट लेते हों, तब लोगों में आक्रोश जन्म लेता अस्वाभाविक नहीं है। आक्रोश यूं सामने आता है, अरे दे दे एक बार अपनी राइफल और तब हमें गोली मार। दूसरा बोलता है, तू हमारे मुल्क को रौंदता चला आया है, अवैध कब्जा कर रखा है और पूछता है हमसे हमारे ही वतन का पता, हमारे ही वतन में। पेज नंबर 103। एक बार हालात बिगड़ जाने पर सामान्य होने में काफ़ी वक्त लगता है। इसे देशवासी भली भांति जानते हैं कि मणिपुर में साल 1.5 साल से जो कुछ चल रहा है वहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है अभी तक। और ये मिज़ोरम की कहानी है जो 2011 में लिखी गई है। फौज को निर्देश दिया होता है कि वे बेवजह गोली न चलावे,
इसके बावजूद सैनिक तानाशाही रूप, कुकृत्य, अमानवीय नृशंस और भयावह होता चला जाता है, जिसे किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। फौज फौज का चरित्र ही क्रूर होता है। फौज से हम लोकतांत्रिक होने की उम्मीद कर भी नहीं सकते। मिजो अगर देश के आज़ाद नागरिक है तो वे इस नाते सवाल उठा सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और शेष देशवासियों को बहस भी करनी चाहिए, मीडिया को भी सवाल उठाना चाहिए। देखिए, लिखा है, विजित देश के शत्रु नागरिक नहीं हैं, पेज नंबर 149। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जावे कि प्रजातंत्र में फौज की क्या भूमिका है। एक नागरिक के हक फौजी शासन में नहीं मिल सकते। एक फौजी निर्देशों का पालन करता है या वहशी होकर पशुवत व्यवहार करने लगता है। जब वे घर की तलाशी लेते हैं तब वे पशु और आदमी में फर्क नहीं कर पाते हैं। प्रौढ़ाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, मुर्दों की बुलबुली, बूढ़े नुची प्रौढ़ाएं, पिटे युवक, फिर गांवों में आग लगा दी जाती है, पेज नंबर 154। अगर औरतें पकड़ में आ जाती तो अपने स्तनों और गुप्तांगों पर बूटों की मार सहती। ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सा लोकतंत्र है। पेज नंबर 162। सैनिकों से वे अपने आप को आदमी होने जैसा व्यवहार की बात करते हैं तो फौजी के शब्द होते हैं, फौज अपना काम करना जानती है, तुम्हें इंसान नहीं दुश्मन की नज़र से देखती है, भाग जाओ। पेज नंबर 157। ऐसे व्यवहार के बाद युवक जंगल सरकार के साथ चले जाते हैं। लूटे पीटे लोग जंगल की शरण लेते हैं तो युवा विद्रोही हो उठते हैं। एक झलक देखिए, वाई का अत्याचार सहा नहीं जाता। जब किसका अत्याचार सहोगे, किसी का भी नहीं। क्या यह संभव है। पेज नंबर 165। ऐसे वाद विवाद सामान्य लोग नहीं कर सकते, वे करते हैं जो व्यवस्था बदलना चाहते हैं। अगर संपूर्ण भारत में लोकतंत्र है तो ऐसी वार्तालाप कम से कम नहीं होनी चाहिए। वे भी आज़ादी चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, तभी कहते हैं हम अपना संसार नया बनाएंगे। क्या अपना संसार स्वयं बनाना संभव है। पेज नंबर 166। वे मानते हैं कि जब से वाई की सरकार में आए हैं, पुआन बनाने के सूत की कीमत बढ़ती ही जा रही है। वे बाहरी लोगों की गुलामी में नहीं जीना चाहते, सो विद्रोह करते हैं। किसी भी आज़ाद प्रदेश में फौज का अधिक समय तक रहना लोकतांत्रिक चरित्र नहीं कहा जा सकता। मिजोरम फौजी शासन में रहते हुए भी कई तरह से बदलाव से गुजरता हुआ दिखाई देता है। पूर्व सामाजिक परंपराओं में बदलाव आना सामाजिक जीवंतता का प्रमाण है। मिजो में हेड हंटिंग की परंपरा रही होती है। आप अब सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं। यानी मिजो वासियों में हेड हंटिंग की परंपरा रही है तो अतिथि देवो भव भी है। अब हेड हंटिंग के स्थान पर पशुओं को मारकर उनके सिर घरों में लटका दिए जाते हैं। हेड हंटिंग करना और जाल बुकों में रहना प्राचीन परंपरा है। युवा अपरिचितों के सिर काटने निकल पड़ते हैं। जो अधिक सिर लाते हैं वे सम्मान से देखे जाते हैं।
इकट्ठा होते हैं, शराब पीते हैं और सुंदरियों के साथ सोने की बाजियां लगती है। हर हेड हंटिंग के बाद महीनों जश्न होता है। उस दौरान कबीलों की अधिकांश युवतियां गर्भवती हो जाया करती है। पेज नंबर 110। उनमें अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ें ये है कि शादी में लड़की को दहेज मिलता है। याद रहे, इधर देश मध्य भारत और बहुत सारे कबीले, बहुत सारी जातियां जिस तरह से दहेज ले रही है 20, 25, 50 लाख, करोड़ तक, ऐसे में यहाँ शादी अगर होगी तो लड़के वाले को देना पड़ेगा। मिजो गाने बजाने के बिना नहीं रह सकते। यह हर आदिवासी की फितरत रही है, चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो। मिजो स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। वे मानते हैं कि हमेशा से स्वतंत्र रहे हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं, आज ईसाई बनकर रहते हैं। वे मानते हैं कि जब 1944 में सुभाष चंद्र बोस हिंद फौज लेकर आए तब वे अंग्रेजों से भी स्वतंत्र हो गए थे। पेज नंबर 124। उन्होंने कसम ली होती है कि वे वाई की नौकरी करेंगे, न गुलामी। न वो गुलामी करेंगे, न वाई की नौकरी करेंगे। वे वाई बनना होना दोनों से बचना चाहते हैं। न वाई की नौकरी करेंगे, न वाई बनेंगे, न होना चाहते। इसलिए शिक्षा लेना भी उचित नहीं समझते। शिक्षा लेकर के वाई बन जाते हैं लोग, दिक्खू हो जाते हैं लोग। यह अन्य उपन्यासों में भी आया है कि पढ़ लिख करके वे अपने समाज से दूर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो सुनिए, उनकी मान्यता के विपरीत कामी वाई प्रदेश में रहकर शिक्षा लेती है। कामी एक स्त्री पात्र है, उसमें वाई के संस्कार आ जाते हैं। वो वाई के साथ शादी करके रहना चाहती है। वो वाई औरत के कम संघर्षपूर्ण जीवन को पसंद करती है। वह औरतों को पुरुषों से मुक्त करना चाहती है। माना कि मिजो समाज में औरत आज़ाद है, पर वाई से अगर गर्भ धारण कर ले तो उसे समाज से बेदखल भी कर दिया जाता है। मिजो आज़ादी के लड़ाकों को कैंप में शरीर देकर भी सम्मानित होती है। वह चाहे तो स्कूल शिक्षिका भी बन सकती थी। कामी अपने मित्र से बहस करती है कि वे लड़ाई किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो वाई से शादी करती है। तो वाई से वो सवाल करती कि आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह लड़ाई से अधिक संस्कार देने को जरूरी समझती है। एक पढ़ी लिखी लड़की सवाल करती है, मिजो लड़की, कि आप लड़ने की बजाय आप संस्कार देना, आप शिक्षा देना आरंभ करिए। वह भी नहीं चाहता कि वह उसके साथ रहकर वेश्या बनकर रहे। रचना का शीर्षक जहाँ बांस फूलते हैं, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। जहाँ बांस फूलते हैं क्या मतलब है? जहाँ बांस फूलते हैं, बांस के महत्व को देखते हुए रखा गया है कि किस तरह से मिजो के जीवन में बांस बेहद उपयोगी है। कैसे? बांस की नई कोपड़ को कच कच खाया जा सकता है, लेकिन जब बांस फूलते हैं तब कोपल नहीं आते। थिंड टम्प का मतलब होता है हर 50 साल की आवर्ती पर बांस फूलते हैं, यानी 50 साल गुजरने के बाद बांस फूला करते हैं। उनके बीजों को खाकर चूहे बहुत बच्चे पैदा करते हैं जो फसल खा जाते हैं, और मिजोरम में अकाल पड़ जाता है। ऐसा अकाल 1958 में पड़ चुका है। पेज नंबर 68। वे बांस की बनी टोपी पहनते हैं, वे बांस को पहनते हैं, वो खाते भी हैं। तो इस तरह से बांस उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो जीवन का एक अंग है। रचना में मनोहारी दृश्य है। देखिए, हिरनी का शिकार, झूम खेती, जंगल जलाए जाने का दृश्य और उससे उठता धुआं,
गिद्धों द्वारा मुर्दे को खाना। मिजो लड़की अगर किसी वाई से गर्भवती हो जाए तो वो लड़की समाज से बाहर कर दी जाती है। समाज उसे बेदखल कर देता है, समाज उसे कबूल नहीं करता। मिजो लड़की के साथ ये व्यवहार किया जाता है। वह गांव से बाहर झोंपड़ी बनाकर रहने पर मजबूर होती है। मिजो स्त्री का जीवन संघर्षमय है। तो स्त्री पुरुष संबंध में उदारता भी देखी जाती है। एक स्त्री पुरुष की आंखों में उठने वाले भाव को अच्छी तरह से समझ सकती है। जोर्मी जोर्मी एक स्त्री पात्र है जो पुरुष की आंखों के बदलते भाव को पकड़ लेती है। कामी दूसरी पात्र है। जब वाई जबरदस्ती करता है तब से ही वह उसकी मौत देखना चाहती है। वह वाई हो या उसका मित्र खूमा, जब उसे काफी नजदीक से देखता है तो उसे खूमा की आंखें आंखें नहीं लगती। वाई हो या मिजो, औरतों के प्रति उसकी बदलती नज़र को एक मिजो युवती कैसे पकड़ती है ये दिखाया गया है। जिसकी मासूमियत से वो बचपन से वाकिफ होती है खुमा से, उनमें तो एक शैतान घुस आया था जिससे वह अपरिचित न थी। पेज नंबर 80। स्त्री पुरुष संबंध आदिवासी समुदायों में मुख्य धारा से उदार होते हैं। वाई लोग जिसका नाजायज फायदा उठाते हैं। मिजो औरत वाई से बचकर रहना चाहती, लेकिन बदलते दौर में वो पैसे के बल पर खरीदी जा रही है। अब वो वैश्या जीवन जी रही है। एक मिजो राह चलती युवती के कंधे पर हाथ रख सकता है तो इसे शेष भारत में अनैतिक माना जाएगा। वहाँ लड़का और लड़की समान है इस अर्थ में। इस तरह से पर्दा प्रथा नहीं, छुआछूत नहीं कि लड़की के हाथ लग गया तो लड़की अपवित्र हो गई। ये बराबरी का भाव यहाँ देखने को मिलता है। वाई के रूप में रह रहे झा बताते हैं जैसे उनमें डर पैदा करते हैं। कामी उसकी आंख में उतर आए कामजन्य भाव से भयभीत हो उठती है। वही भय मित्र खूमा से संबंध बनाने पर, और वैसे ही जब वह विद्रोहियों के साथ हर रात भय से गुजारती है, जब विद्रोहियों उसे पकड़ करके ले जाते हैं तो वह भी स्त्री के साथ वही व्यवहार करते हैं जो वाई करते हैं। इसलिए यहाँ उपन्यास में खास करके ये सवाल उठाया गया है कि स्त्री के प्रति विद्रोही हो या फौजी या वाई एक जैसा पशुवत व्यवहार करते हैं। वे आश्चर्य करते हुए सोचते हैं जब मर्द और औरत संबंध इतने स्वाभाविक हैं तब इतने पहरे क्यों हैं। पेज नंबर 36। सहेली को बताने पर वह कहती है यह भी कोई शिकायत करने की बात है। एक वृद्ध युवती से मजाक कर लेता है। जोर्मी जब एक वृद्ध के घर जाती है तो वह जबरदस्ती की शिकार होती है। वह एतराज करते हुए कहती है कपू यानी श्रीमान, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पेज नंबर 47। पंचायत का मानना है हर मासिक धर्म के बाद औरत पवित्र हो जाती है। ये एक बेहतरीन मान्यता है, एक वैज्ञानिक मान्यता है जो शेष भारत को समझनी चाहिए। लोग कितने रूढ़िवादी हैं, कितने अंधविश्वासी है, कितने सामंती सोच रखते हैं, और आदिवासी की ये सोच सलाम करने लायक है अगर मिजोवासी ऐसा सोचते हैं। क्योंकि एक मित्र से शुक्ला मेरे साथ जंगल की यात्रा पर था तो मैंने यकायक बात इसी तरह की आ गई थी तो मैंने उससे कहा था, और शुक्ला ने यह स्वीकार किया। और ये उपन्यास मिश्र जी लिख रहे हैं। शुक्ला मेरे दोस्त ने भी ये कबूल किया कि बिल्कुल पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित यही बात कह सकता है, जो वैज्ञानिक सोच रखता है वो यही बात कह सकता है।
आगे चलते हैं। सांका जैसे भी हो, जाने कितनी लड़कियां, औरतों, बूढ़ियों को गर्भिणी कर चुके होते हैं। इसलिए पंचायत सांका की पत्नी को लाल दोला से गर्भवती हो जाने के चलते उसे सुपुर्द कर देते हैं। इनके यहाँ सेक्स हवा नहीं है, उदारता इस हद तक कि पिता के सामने 50 वर्षीय प्रसन्नता के साथ कह सकता है कि लौंडिया औरत बनना चाह रही है। अगर कोई आनाकानी करे तो इसे वाई रमा का प्रभाव माना जाता है। कोई भी वृद्ध युवती को गले लगा सकता है जिसका बुरा नहीं माना जाता है। अगर कोई युवती किसी वृद्ध के साथ गले मिलती है तो इसे बुरा नहीं माना जाता। ये कुछ बातें खासियत है। भाषाई दृष्टि से अगर देखें तो देखिए, भाषा मिजो के कुछ शब्द है तो पंजाबी के भी। पंजाबी के शब्द है तापना तो सब चारिया है, मेहनत कोई न करंदा। भाषा में व्यंग और हास्य का पुट देखिए। फिर भी सच है कि गर्व सिंह को 3 गोलियां लगी है, सुवेदी को 7 और नाद करनी को 5। तीनों ने अपनी पैंट में टट्टी कर दिया है। प्राण नीचे से निकला है आईपीएस छोरा का। पेज नंबर 179। दूसरा है, तुम्हारी लोक कथा में तुम्हें धरती के छेद से निकले एक जोड़ी नर मादा की संतान करार देती है। भाई छेद की औलाद तो सभी है। पेज नंबर 188। चीनी लोकोक्ति है, मरा आदमी कुछ नहीं बोलता। मरा आदमी कुछ नहीं बोलता, मरा आदमी कुछ नहीं करता। कुछ न करने से, कुछ न बोलने से आदमी मर जाता है। बहुत ही मार्के की बात है, बहुत ही गहरी बात है। इस पर अलग से विचार हो सकता है, पर अभी वक्त नहीं है। अंतिम पेरा है, क्या भारत लोकतांत्रिक देश है? इसमें किसी को किसी भी तरह से शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस उपन्यास से गुजरते हैं तब पाठक एक मिजो के स्तर पर उतर कर सोचता है। तब ये सवाल मुंह बाएं खड़ा भी लगता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का हक होता है, वैसे भी जहाँ फौज लंबे समय तक रहती हो वहाँ नागरिक हक बराबर मारे जाते हैं। अगर फौज के बल पर जनमानस को दबाया जाता है तो विद्रोही पनपते हैं। संवाद सुनिए, संवाद है उपन्यास में। तब क्यों शामिल होना चाहते हो? वाई का अत्याचार सहा नहीं जाता। जब किसका अत्याचार सहोगे? किसी का भी नहीं। अत्याचार वाई का हो, फौज का हो या हमारों का हो। और स्त्री भी यही कहती है कि वो विद्रोही हो, फौजी हो या वाई हो, पुरुष स्त्री को मनुष्य नहीं समझता। बेशक अगर लोकतंत्र है तो सभी को शांति से रहने का कानूनन हक है। दबाव, जोर जबरदस्ती, अत्याचार विद्रोह को जन्म देते हैं। जहां बांस फूलते हैं इस अर्थ में बेजोड़ रचना है। मिजोरम जैसे राज्य के अंदरूनी हालात को खोलकर रख देती है, हमें कुछ देर के लिए उनके साथ खड़ा कर देती है, जिसमें माइकल और झा भी उनके साथ नजर आते हैं। इस तरह से यह उपन्यास एक अलग ही पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। हम नहीं जानते पूर्वोत्तर की 7 बहनें जिन्हें हम कहा करते हैं उनके बारे में हमारी जानकारी न के बराबर। श्री प्रकाश मिश्र ने 2011 में जो ये उपन्यास लिख करके बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, ये वहाँ सर्विस करते रहे। लेकिन एक लेखक का जो धर्म होता है, जो कर्तव्य होता है, वो इन्होंने बखूबी निभाया है। हरिराम मीणा ने टिप्पणी की थी जब ये उपन्यासों में आदिवासी भारत लिखी जा रही थी, तो उन्होंने ही ये उपन्यास मुझे भेजा और कहा कि रमेश जी, इस पर ये उपन्यास उस प्रदेश की मिजो जाति को अंतर तक गहराई से, उसकी संस्कृति को, उसके विद्रोही पैनेपन को और आदिवासियों की जो फितरत है उसको जिस तरह से उबारा गया है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए बात यही ख़त्म करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता देते हैं कि जहाँ बाँस फूलते हैं, इस
उपन्यास की तुलना कई अन्य उपन्यासों से की जा सकती है। जंगल के दावेदार, पठार पर कोहरा, अमृत संतान से कैसे संभव है, हम आगे करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।